नमस्कार, उड़ान ऐस अकेडमी की ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं प्रदीप राव आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे रिवीजन कक्षा का ये वीडियो होने वाला है 7वां, जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित दूसरा वीडियो देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम आगे बढ़ने से पहले जो हमारा पिछला वीडियो था उससे संबंधित कुछ प्रश्न देखने वाले हैं। तो उसमें हमने देखा था यूरोपीय आगमन, फिर उसके बाद हमने देखा था ब्रिटिश विस्तार, जिसमें बंगाल, मैसूर, मराठा, सिंध और पंजाब। अब देखिएगा, नेपाल, बर्मा और अफगानिस्तान मैंने बता दिया था, लेकिन आप नहीं भी पढ़ेंगे इस टॉपिक को तो चल जाएगा, लेकिन बस याद रखिएगा कि किनके साथ कितना युद्ध हुआ और कौन सी संधि किससे संबंधित है। ठीक, बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न लिखा हुआ है क्या, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए एवं दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ठीक, एक सूची में दिया देश, दूसरे सूची में दिया हुआ है क्या, प्रथम फैक्ट्री या कोठी। ठीक, अगर हम बात करें पुर्तगालियों की, पुर्तगीज की, तो ये आते हैं और इनकी जो पहली फैक्ट्री स्थापित होगी वो कहाँ होगी, कोचीन में होगी। अगर मान लीजिए कोचीन नहीं होता तो यहाँ पर क्या लिखा होता, कलिकट, और कलिकट में लिखा होता 1498। हालांकि यहाँ पर कितना दिया है, कोचीन 1503, तो सही है। अब देखो ए का 4 कहाँ दिख रहा है, दो जगह दिख रहा है। फिर उसके बाद देखिएगा डच, दूसरे नंबर पे डच आते हैं और वो कहाँ जाते हैं, मुसलीपट्टनम 1605, ये सही है। तो बी का होना चाहिए 1, तो बी का 1 दोनों में दिख रहा है। फिर देखिए अंग्रेज आते हैं और अंग्रेज में कैप्टन विलियम हॉकिंस होते हैं, वो उतरते हैं कहाँ, सूरत में, आगरा में मिलने जाते हैं जहांगीर से और परमिशन मांगते हैं कहाँ, फैक्ट्री खोलने की, सूरत में। तो 3 का 3 यहीं पर आपको मिल रहा है। तो ये हो सकता है आपका क्या आंसर। और देख लेते हैं, जो डेनिस आते हैं कहाँ, त्रांकेबर में 1620 में, ये पहली फैक्ट्री। और बच गया जो है वो क्या है, सूरत में 1868 में इनकी पहली फैक्ट्री स्थापित होगी। तो जहां अंग्रेज गए वहां कौन जाते हैं, फ्रांसीसी जाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको पहले ही मिल चुका था, वो था सी। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है क्या, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। जैसा पहला प्रश्न था वैसे ही सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, सम्मिलित करना है। यहाँ पर लिखा है जॉब चार्नोक, फ्रांसिस डी अल्मीडा, फ्रैंको मार्टिन और गेरोल्ड अगियार। तो देखिएगा जाना पहचाना नाम लगेगा ये, और ये जो नाम है ये एक जगह से संबंधित होंगे। तो देखिएगा जॉब चार्नोक, अगर हम देखते हैं कलकत्ता जब बनाया जाता है तो कलकत्ते का आधुनिकीकरण करते हैं कौन, जॉब चार्नोक। तो क्या कलकत्ता शहर दिया है, देखिए दिया हुआ है, तो मुझे एक अच्छे से पता है, तो मैं क्या करता हूं, देखता हूं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ए में 4, तो ए में 4 यहां मैच कर रहा है और कहां मैच कर रहा है, यहां पर। मतलब ये दो आंसर तो मेरे क्या है, गलत है। ठीक, आगे देखते हैं। अब मुझे ये पता है गेराल्ड अगियार जो है बंबई से संबंधित है, तो देखते हैं बंबई से संबंधित कौन है, ये। तो मुझे डी का 2 चाहिए, तो डी में 2 कहां दिख रहा है, बेस सी में दिख रहा है। यहीं से आपका क्या हो गया आंसर। अब बाकी मिला लो, फ्रैंको मार्टिन जो थे वो मद्रास और अल्मीडा जो थे वो फ्रांसीसी। ठीक, अब बढ़ते हैं क्या अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है क्या, सूची 1 दिया हुआ है एक तरफ और सूची 2 दिया हुआ, मतलब हमको क्या करना है, सम्मिलित करना है और उसके हिसाब से क्या करना है, कूट में चयन करना है। तो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। विलियम हैमिल्टन जो है उसका संबंध निम्न में से किससे है, आपको ये बताना है। तो विलियम हैमिल्टन के बारे में देखिएगा क्या दिया हुआ है। अगर थोड़ा सा ध्यान हो, पढ़े होंगे तो आप पढ़ते हैं क्या, शाही दस्तखत। शाही दस्तखत जो है वो फर्रुखशियार ने साइन करके दिया था अंग्रेजों को 1715-17 के आसपास। इस दौरान जो है उनका इलाज करते हैं डॉक्टर हैमिल्टन। तो ये जो है 1 का 4 से मैच होना चाहिए। ठीक, तो 1 में 4 कहाँ दिया है, दो जगह दिया है, यहाँ और यहाँ, मतलब ये दोनों तो गलत हो सकते हैं। गलत हो सकते हैं क्या, हो गए गलत, दो ऑप्शन है अपने पास। फिर उसके बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इनको बोला जाता है क्या, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। तो ये है क्या, फ्रांसो अल्बुकर्क, इसके बारे में हमने पढ़ा भी था लास्ट वीडियो में। फिर हेक्टर अगर बात करें तो ये जहाज का नाम था जिस जहाज पर बैठकर कैप्टन विलियम हॉकिंस आते हैं। तो ये देखिएगा जहाज का नाम बिल्कुल सही है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि वास्को डी गामा जिस जहाज पर बैठ के आते हैं उसका नाम क्या है। ठीक, तो उसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वास्को डी गामा जिस जहाज में बैठ के आए थे उस जहाज का नाम क्या था। जहाज का नाम, जिस जहाज पे ये 1498 में बैठ के आए थे, कलिकट पहुंचे थे, इस जहाज का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा उस जहाज का नाम क्या है। फिर देखते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, तो ये क्या है, भारत में पहले पुर्तगाली गवर्नर है। तो ये अगर देखें तो सेकंड का क्या आना चाहिए, आपका थर्ड आना चाहिए। तो सेकंड में थर्ड कहां दिख रहा है, यही मैच कर जाएगा आपका। ठीक है, ये इससे मैच कर गया। अब बढ़ते हैं आगे। अब लिखा हुआ है क्या, अधोलिखित घटनाओं को कालक्रम के सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए।
अब देखिएगा ऐसा क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाएगा आपके लिए, इसके लिए परफेक्ट आपको डेट याद रखना पड़ेगा। और आधुनिक भारत में क्या किया गया है, डेट ही आपको पूछा जाता है। बीते वर्ष का पेपर उठा के देख लीजिए, बीते वर्ष में ज्यादातर प्रश्न आपको यही मिलेंगे, क्रोनोलॉजी में जमाना रहेगा, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी घटना के बाद कौन सा घटना हुई है। अगर बात करें मीर जाफर की मृत्यु, तो मीर जाफर की मृत्यु जो है जनवरी 1765 में। अब ये पूछ रहे हो सर ऐसे ऐसे कैसे याद करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा प्रश्न पूछा भी गया है। पूछा गया है क्या कि बक्सर का युद्ध जब हो रहा था तो उस समय बंगाल का नवाब कौन था? बंगाल का नवाब यही रहते हैं, मीर जाफर। मीर कासिम को सत्ता से हटा दिया जाता है 1763 में, और 1763 में फिर से इन्हें बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। तो 1763 से जनवरी 1765 तक यही क्या रहते हैं, नवाब रहते हैं। दूसरा बक्सर का युद्ध, तो बक्सर का युद्ध होता है अक्टूबर में, अक्टूबर 1764 में। ठीक, चलो फिर उसके बाद ब्लैक होल की घटना, तो ब्लैक होल की ट्रेजेडी अगर देखें तो ये होता है जून ये होता है जून 1756 में। फिर उसके बाद इलाहाबाद की संधि, तो इलाहाबाद की 2 संधि होगी अगस्त 1765 में। फिर उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव के प्रथम गवर्नर का काल की समाप्ति, मतलब भाई देखो ये रॉबर्ट क्लाइव है, और रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में 2 बार शासन किया है। एक जब ये कौन सा पलासी का युद्ध जीत जाते हैं, तो पलासी का युद्ध जीतने के बाद 1757 से लेकर 60 तक, और उसके बाद जब संधि करते हैं, द्वैत शासन जब अपनाते हैं 1765, ठीक, 1765 से लेकर 67 तक इनका दूसरा कार्यकाल रहेगा। तो यहां पर बोला है पहले कार्यकाल की समाप्ति, तो ये पहले कार्यकाल की समाप्ति कब हो रही है, 60 में। तो अब देखते हैं इसका डेट कितना लिखा हुआ है, मीर जाफर का मृत्यु जनवरी 65, यहां अगस्त 65, यहां क्या लिखा है 64, यहां लिखा है 60 और यहां लिखा है 56। तो सबसे पहली जो घटना होगी वो कौन सी होगी, ब्लैक होल ट्रेजेडी, या इसको बोलना चाहिए ब्लैक होल की घटना, ये कोटरी त्रासदी। तो सबसे पहले ये आना चाहिए ऑप्शन में। तो सबसे पहले देखो ऑप्शन में कहां दिया है, यहां और यहां दिया हुआ है। फिर उसके बाद देखिएगा 56 के बाद कौन सा समय आना चाहिए, 60, तो 60 कहां दिया हुआ है, केवल यहां पर दिया हुआ है। तो इसके बाद तो यही हो गया आपका आंसर, आपको बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद भी मिला लेते हैं। इसके बाद जो है 60 के बाद कौन सा होना चाहिए आपका, 64 होना चाहिए, तो 2 है, वेरी गुड। फिर उसके बाद देखते हैं 65 दिया हुआ है, ये भी है, और उसके बाद 4। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, इसमें सी। क्वेश्चन को रेडी कर लीजिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए ऐसा प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है क्या, अष्टप्रधान के बारे में कौन सा कथन सत्य है, कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो बताना है कौन सा सत्य है। तो देखिए शिवाजी सदैव अष्टप्रधान के संयुक्त निर्णयों को मान्यता देते थे या मानते थे। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक, पहला तो सही है, तो पहला जहां जहां पर है वो तो सही है। तो मतलब देखो पहला सही है, मतलब इसका मतलब ये है, ये तो गलत हो गया लास्ट वाला। ठीक है, अब ये तीनों जो है सही होने के चांसेस है इनके। अब देखते हैं पंडित तथा न्यायाधीश भी सैन्य संचालन के लिए बाध्य थे। देखिए मैंने लास्ट क्लास में आपको स्पेशली बताया था कि पंडित जो राव थे, पंडित राव और न्यायाधीश युद्ध में पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं करते थे, युद्ध में पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं करते थे। तो जहां 2 लिखा हुआ है वो गलत हो जाएगा। तो 2 ये तो गलत हो गया, साथ ही 2 यहां भी तो आएगा क्योंकि सभी सत्य है, मतलब उसमें 2 भी शामिल है। इसके बाद देखिए अगला क्या लिखा हुआ है, सेनापति सेना का सर्वोच्च न्यायक होता था, सेनापति सेना का सर्वोच्च न्यायक होता था, बिल्कुल सत्य है। अब देखो ये गलत हो चुका है, ये गलत हो चुका है। अब ये तो सत्य है, लेकिन साथ में तीसरा ऑप्शन भी सत्य है, तो केवल ये 1 और 3 सत्य हो जाएंगे, चौथा पढ़ने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि 1 सत्य है और 1 यहां अवेलेबल नहीं है। अब चाहे 4 सत्य हो चाहे असत्य हो, अगर ऑप्शन वाइज देखें तो चौथा हमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी है। समझ में आ रहा है, ऐसे भी ऑप्शन आपको बनाने होंगे, ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे कि और ये सोचेंगे कि चौथा हो सकता था सही हो इसलिए मैंने मारा नहीं। तो इस प्रकार देखिएगा आपके पास क्या सही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन नंबर सी, ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, मैं चाहूंगा इस प्रश्न का उत्तर आप खुद दें कि इसका आंसर क्या होगा। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि मजुमदार मैंने बताया था इसका क्या है, वाक्यनिविष्ट क्या है, चिटनीस क्या है, दबीर क्या है और पंडित राव क्या है। तो मैंने कर दिया इसको क्वेश्चन नंबर 1 आज के लिए। ठीक, ये आज का क्वेश्चन नंबर 1 है। और एक काम करिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 वास्को डिगामा वाला करते हैं। वास्को डिगामा किस जहाज से आए थे ये बताइएगा, और दूसरा प्रश्न रखिएगा ये। ठीक है, इसको सही मैच करिएगा, ABCD कौन सा आएगा आप बताइएगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न लिखा हुआ है 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है। तो देखिएगा, अगर अंबुर का युद्ध देखें तो आप आंग्ल मराठा युद्ध देखेंगे, अंबर का युद्ध, तो ये होता है 1749 के आसपास में। बक्सर के युद्ध अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा 64 में। वांडीवाश का युद्ध है ये 1760 में होता है, और पलासी का युद्ध होता है 57 में, 1757 में। तो सबसे पहले कौन सा आना चाहिए? अंबुर का युद्ध आना चाहिए। सबसे पहले जो है अंबुर या अंबर का युद्ध आना चाहिए। उसके बाद आना चाहिए कौन सा आपका? पलासी। उसके बाद कौन सा आना चाहिए? पलासी। इसके बाद देखिएगा कौन सा आना चाहिए? वांडीवाश, जो निर्णायक युद्ध रहता है फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में। और उसके बाद आएगा क्या आपका? बक्सर। तो देखिएगा बक्सर कहां लास्ट में दिया है? बक्सर युद्ध कहां लास्ट में दिया है? दो जगह दिया है। उससे जस्ट पहले क्या होना चाहिए? वांडीवाश, तो वांडीवाश यहाँ है, बस हो गया। ऐसे देखिएगा, अंबर का युद्ध, फिर पलासी का युद्ध, फिर वांडीवाश का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालिक शासकों के द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? तो ये कौन से शासक? तो मुगल शासक की बात हो रही है यहाँ पर। किस मुगल शासक ने मृत्युदंड दिया है निम्न में से? जो सिख गुरु थे उनको। तो हमको याद है जो पांचवें गुरु रहते हैं उनकी हत्या कराते हैं कौन? जहांगीर। और 9वें गुरु रहते हैं कौन? गुरु तेग बहादुर। उनकी हत्या कराते हैं कौन? औरंगजेब। तो तेग बहादुर और अर्जुन जी, तो अर्जुन जी और गुरु तेग बहादुर, ये दोनों आपके ऑप्शन में मिलने चाहिए, अर्थात 2 और 4 आपके आंसर होने चाहिए। तो 2 और 4 ऑप्शन 1 में ही मिल रहा है, यही आपका क्या है? सत्य आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा है, एक तरफ संधि दिया हुआ है और एक तरफ क्या लिखा हुआ है? डेट लिखा हुआ है। तो इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि हमने थोड़े बार पहले ही डिस्कस की है। इलाहाबाद की संधि कब होती है? तो अगस्त 1765 में। तो 1765 से ये मैच कर जाएगा। तो देखिएगा 1 का 4 दो जगह दिख रहा है। फिर उसके बाद देखिए मंगलौर की संधि। अब कर्नाटक युद्ध पढ़ेंगे, कर्नाटक युद्ध नहीं, मंगलौर का युद्ध, मैसूर और आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ेंगे, तो उसमें जो दूसरा युद्ध होता है ना, ठीक, उसमें होता है मंगलौर की संधि। और वो जो दूसरा युद्ध है वो चलता है कब तक? 1780 से लेकर 84 तक। तो 84 में होता है संधि और उसके बाद युद्ध होता है समाप्त। तो देखिएगा 84 दिया हुआ है बिल्कुल। सालबाई की संधि 1782 में होगा, पहले आंग्ल मराठा युद्ध के खत्म होने पर, ठीक, सूरत, पुरंदर, बड़गांव, और लास्ट होता है कौन सा? सालबाई। अब है मद्रास की संधि, तो ये होगा कब? 69 में, ठीक, पहले कर्नाटक, पहले आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान, ठीक है। अब देखिएगा ए का क्या 4 होना चाहिए और बी का 2 होना चाहिए, तो ये दोनों में दिख रहा है। फिर उसके बाद है सालबाई का 1, तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आपका आंसर सी हो जाएगा, ठीक। बढ़ते हैं अब हमारे टॉपिक की ओर। आज का हमारा जो टॉपिक है आधुनिक इतिहास में, वो है कुछ पद्धतियां दी गई हैं कृषि संबंधित, फिर भू राजस्व व्यवस्था पढ़ना है जिसमें स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। ये यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है? उद्योग के पतन का कारण, तो ये मेंस का टॉपिक है, तो मैंने बोला था इसमें केवल कारण पढ़िएगा आप। और उसके बाद मैंने बताया था रियासतों से किस प्रकार के संबंध हुए, और नगरीय अर्थव्यवस्था जिसमें रेलों का विकास और औद्योगिकरण, ये देखना है। तो देखिएगा कुछ प्रथाओं के बारे में देखते हैं, जैसे ददनी प्रथा, कमियोटी, तीन कठिया, और उसके बाद दुबली हाली। इसके अलावा देखना है क्या? गिरमिटिया और पन्नियाल। तो देखिएगा ददनी प्रथा, ददनी प्रथा आपने सुना है, इसके लिए नील विद्रोह होता है, ठीक। इसके अंतर्गत अंग्रेज व्यापारी भारतीय श्रमिकों को और शिल्पकारों को रुपए देकर या अग्रिम रकम देकर क्या कर लेते थे? अनुबंध करा लेते थे, जिससे जो भारतीय कृषक होते थे वो बाध्य हो जाते थे नील की खेती या उनके कार्य करने में। तो ये याद रखें। कमियोटी, उड़ीसा और बिहार में एक प्रकार की प्रथा प्रचलित थी। कमिया जाति के लोग क्या करते थे? जब कृषि से संबंधित ऋण ये प्राप्त कर लेते थे साहूकार महाजन से, अगर ऋण की राशि नहीं पटा पाते थे तो जीवन भर क्या करना पड़ता था? इनको कार्य करना पड़ता था साहूकार महाजनों के घर में जाकर। तीन कठिया, ये बिहार के चंपारण में था। यहां पर बोला जाता था क्या? किसानों को क्या आपने 3/20 हिस्से में, खेत के 3/20 हिस्से में क्या कराना होगा? नील की खेती करानी होगी। अगला देखिएगा, अगला है आपके पास दुबला हाली, या इसको बोलते हैं दुबली हाली। ये जो होता था पश्चिमी भारत में ज्यादातर चलता था, और मुख्यतः कहां पर? तो सूरत में। इस दौरान जो है, जो दुबली हाली जाति के अंतर्गत जो लोग आते थे, वो लोग क्या सोचते थे? वो एक प्रकार के भूदास होते थे और स्वयं का संरक्षक या संपत्ति का संरक्षक अपने मालिक को मानते थे। तो ये जो व्यवस्था थी, आपसे पूछा जाएगा कहाँ प्रचलित था, तो आपको बताना है सूरत में प्रचलित था। इसके अलावा गिरमिटिया, गिरमिटिया भी क्या होता था? तीसरे दशक की शुरुआत थी। कब? 19वीं शताब्दी में भारतीय श्रमिकों को एक समझौते के तहत बाहर लेकर जाया जाता था।
6-7 साल के लिए बाहर लेकर जाया जाता था, एक प्रकार का अनुबंध होता था, इसे गिरमिटिया प्रथा कहा जाता है। और पन्नियाल जो है ये भी भूदास व्यवस्था से संबंधित है, जो कहाँ होता था, दक्षिण भारत में, मुख्यतः कहाँ, तमिलनाडु में। ऋण के बदले क्या करना पड़ता था, अगर नहीं पटा पाएंगे ऋण तो क्या करेंगे, जिस साहूकार महाजन से ऋण लिया उनके घर जाकर क्या करना पड़ेगा, आजीवन कार्य करना पड़ेगा, जब तक यहाँ पर ऋण न उतर जाए। अब है हमारा अगला टॉपिक, वो क्या है, भू राजस्व व्यवस्था। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप 3 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था, उसमें स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और क्या है, महलवाड़ी है। अब देखिएगा यहाँ पर पहले कॉलम में जो रो में लिखा हुआ है वो क्या है आपका, कार्नवालिस, मतलब यहाँ पर किनके समय ये प्रथा आई है, कार्नवालिस। यहाँ पर अगर मैं प्रथा की बात करूं किनके समय आया है पूर्ण रूप से, तो आप याद रखिएगा हेस्टिंग्स के समय। हेस्टिंग्स के समय ये क्या हुआ है, प्रथा आई है, ये भी और ये वाला भी, महलवाड़ी भी। अब देखिएगा अगर बात करें पहली बार कब कब इंट्रोड्यूस हुआ है, तो ये तो ठीक है 1793। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तमिलनाडु के 12 महल जिले में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, 1792 में। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं हार्ट मैकेंजी के द्वारा इसको जो पहला प्रयोग है 1819 में किया गया था। कब किया गया था पहला प्रयोग, 1819 में। लेकिन ये नियम या रेगुलेट कब होता है, तो 1822 में। तो ये दो लोग का नाम इसमें जुड़ा हुआ है, हार्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड। तो आपको याद रखना है क्या, पहले तो गवर्नर जनरल का नाम याद रख लो। अगर देखो यहाँ पर भी प्रणेता पूछ सकता है, यहाँ पर भी जिसने इसको डेवलप किया था उसका नाम है जॉन शॉर, ये नाम याद रखें आप, ठीक। तो इसको डेवलप करने वाले जॉन शॉर, फिर इसको डेवलप करने वाले कौन थे, टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। इसको जो डेवलप कर रहे थे वो कौन थे इस व्यवस्था को, वो हार्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड है। पूर्ण रूप से लागू कब हुआ, तो 1793, ये 1820 और ये 1822। अगर पहली बार लागू हुआ तो 12 महल जिले में कब, तो 1792। और ये कब लागू हुआ था, तो 1819 में लागू हुआ था पहली बार, ठीक है। और नियम कानून बनकर पूरे क्षेत्र में लागू होता है, वो डेट आपके सामने लिखा हुआ है। अब ये देखते हैं तो भारत के कौन कौन से क्षेत्र पर लागू हुए थे, तो आप देखेंगे बिहार वाले क्षेत्र पर, ठीक है, यहाँ पर उत्तरी कर्नाटक और यहाँ पर क्या है बनारस में ये लागू रहेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, उत्तरी कर्नाटक बनारस, बाकी बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में नहीं था भाई, उत्तर प्रदेश में नहीं था, उत्तर प्रदेश के बनारस में था केवल, ये ऐसा लिखना था, ठीक है। उत्तर प्रदेश के केवल कौन से हिस्से में था, बनारस में था। फिर यहाँ देखेंगे तो बंबई, मद्रास और असम में, और ये वाली जो व्यवस्था थी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब। इसका मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ में किस प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था थी, तो महलवाड़ी व्यवस्था थी। इसमें देखते हैं जितना भी ब्रिटिशों ने क्या किया था, भारत पर कब्जा किया था, उसके 19% भाग पर स्थायी बंदोबस्त, 51% भाग पर रैयतवाड़ी और 30% भाग पर क्या था आपका, महलवाड़ी चढ़ता था। यहाँ पर भूमि का जो स्वामी माने जाते थे वो कौन माने जाते थे, जमींदार, यहाँ पर किसान और यहाँ पर संपूर्ण गांव को माना जाता था। अगर बात करें इससे आगे की, तो यहाँ पर इस व्यवस्था में एक कानून जुड़ा रहेगा स्थायी बंदोबस्त में, वो है सूर्यास्त का कानून। सूर्यास्त कानून में जमींदारों को एक निश्चित निर्धारित समय पर क्या होता था, टैक्स जमा करना होता था किसानों से लेकर। यदि वो ऐसा नहीं कर पाते थे तो उनको करना पड़ता था, अपनी जमींदारी छोड़नी पड़ती थी। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बताया यहाँ पर, कौन सा कानून, सूर्यास्त कानून जुड़ा होता था। इतना ही पढ़ना है, इतना ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक क्या दिया हुआ है, धन निष्कासन सिद्धांत। तो धन निष्कासन सिद्धांत जानने से पहले हम पढ़ लेते हैं इसके प्रणेता कौन इसको लेकर आते हैं, धन निष्कासन की थ्योरी कौन देते हैं। तो हम पढ़ते हैं क्या, दादा भाई नौरोजी के बारे में। दादा भाई नौरोजी जो है भारतीय राजनीति के क्या कहलाते हैं, पितामह कहलाते हैं। इनके द्वारा क्या किया गया है, कुछ ग्रंथ लिखे गए हैं, जैसे कि क्या, जैसे कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसको राष्ट्रीय आंदोलन का क्या कहा जाता है, बाइबल कहा जाता है। इसे राष्ट्रीय आंदोलन का क्या कहा जाता है, बाइबल। और इनका एक पत्रिका भी था जिसका नाम था राष्ट्र गुफ्तार, ये भी एक बार पूछा गया है परीक्षाओं में, ध्यान रखेगा। इन्होंने ही धन निष्कासन को क्या बोला था, अनिष्टों का निष्ठ की संज्ञा दी है। तो ये भी कथन आपसे हो सकता है, पूछा जाए एग्जाम में। अब बताते हैं कि धन निष्कासन का मतलब क्या है, कि ब्रिटिश सरकार भारत से जो भी आय क्या करती थी, अर्जित करती थी, वो किसी न किसी माध्यम से ब्रिटेन तक पहुंचा देती थी। इसके बदले भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। अगर प्राप्त होता तो यही क्या कहलाता आपका, कि भाई इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो इन्वेस्ट हुआ नहीं। पूरा का पूरा सामान कहाँ लेके जाया गया, ब्रिटेन ले जाया गया। पूरा सामान कहाँ, ब्रिटेन ले जाया गया। इसी कारण इसको क्या बोला गया है, धन निष्कासन कहा गया है। पहली बार जो इसकी अवधारणा थी ये कब प्रस्तुत हुई थी, तो
67 में हुई थी 2 मई। और ये होती कहां पर है, तो इनकी एक मीटिंग होती है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यहां पर इनकी जो मीटिंग होती है, यहां पर ये एक पत्र पढ़ते हैं। पत्र का शीर्षक रहता है इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। ठीक, अब इसमें पढ़ते हुए पहली बार क्या बताते हैं, धन बहिर्गमन सिद्धांत अर्थात धन निष्कासन का सिद्धांत देते हैं। अब देखिएगा आगे क्या पढ़ना है, इन्होंने अपनी पुस्तक पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें भी क्या बताते हैं, ये बुक छपकर आती है कब, 1901 में। तो ध्यान रखिएगा, आप अगर पढ़ें, ध्यान रखें, आप अगर पढ़ें तो ये बुक जो है इसको आंसर नहीं लेंगे। हालांकि इन्होंने इस समय बता दिया था, इस बुक में भी धन निष्कासन थ्योरी आपको मिलेगी, लेकिन ये बुक जो होती है कब छपकर आती है, 1901 में। तो यहां पर आप बिल्कुल भी इसे टिक ना करें, आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, इसमें इन्होंने पहली बार, इस पत्र के माध्यम से इन्होंने पहली बार क्या बताया था कि भारत में धन निष्कासन कार्य कर रहे हैं कौन, ब्रिटिश। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसमें इन्होंने बताया प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी। तो प्रति व्यक्ति आय की गणना इन्होंने क्या बताया कि अनुमान लगाया कि भारतीय जनता जो है सालाना कितना रुपए अर्जित करती है, 20 रुपए अर्जित करती है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, कहां बोला गया, कैसे बोला गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब हमें देखना है जो रियासतों से संबंध है, उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है द्वैत शासन। द्वैत शासन का मतलब है कि एक स्थान पर दो लोगों का शासन। अब जब बंगाल पर अधिग्रहण किया अंग्रेजों ने, तो यहां पर डायरेक्ट उन्होंने सत्ता या अधिकार नहीं किया, इन्होंने क्या कर दिया, यहां पर कार्यों का बंटवारा कर दिया। कुछ कार्य नवाब को सौंप दिए और कुछ कार्य अंग्रेजों ने स्वयं के पास रखे। और स्वयं के पास रखे हुए कार्य क्या थे, राजस्व, वित्त और आपका सेना, ये सारे जो बड़े बड़े कार्य थे ये अपने पास रखते हैं। ठीक, इसे क्या कहा जाता है, तो अधिकार बिना उत्तरदायित्व, तथा उत्तरदायित्व बिना क्या कहा जाता है, इसे अधिकार कहा जाता है। ये ध्यान रखें। बंगाल में इसे लागू करने का जो श्रेय आता है वो कौन लेकर आते हैं, तो रॉबर्ट क्लाइव। और इसका अंत करते हैं कौन, वॉरेन हेस्टिंग्स करते हैं। ये दोनों बातों को ध्यान में रखना है। हालांकि इसके जनक भी कभी कभी पूछा जाता है, तो लियोनिस कार्टिल, लियोनिस कार्टस इनको बोला जाता है, या लियोनेल कार्टिल। ठीक है, नाम याद रखिएगा, ऑप्शन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इतना ही पढ़ना है, कब लागू हुआ, कहाँ लागू हुआ, इनकी बुक थी कौन सी, डायर की, उन्होंने पूरा बताया द्वैत शासन के बारे में। तो ये पूरा चीज आप इस नोट में देख रहे हैं बोर्ड में, ये पूरा पूरा आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या, सुरक्षा घेरे की नीति। अभी देखिएगा, बंगाल पर शासन करने के लिए अंग्रेजों ने क्या अपनाया, अभी द्वैत शासन अपनाया था। अब द्वैत शासन को तो समाप्त कर दिया किसने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। मतलब नवाब के कार्य भी किसने ले लिया, अंग्रेजों ने अपने पास ले लिए। तो यहां पर अन्य जो थे भारतीय, इनको पता था कि अंग्रेज यहां पर अब सत्ता का संचालन कर रहे हैं, तो बंगाल को अन्य खतरों से बचाना था। और अन्य खतरों के रूप में कौन कौन हो सकते थे, मराठा और अफगानिस्तान, जैसे अहमद शाह अब्दाली भी हो सकते थे। अफगानी मतलब अफगानी आक्रमण हो सकता था और मराठा आक्रमण हो सकता था। दोनों से क्या करना था, अंग्रेजों को यहां पर अपने बंगाल की सुरक्षा करनी थी। तो इन्होंने क्या किया, आसपास के पड़ोसी राज्यों से क्या कर ली, संधि कर ली, और कर दिया क्या, इनके सीमा पर अपने सेना को तैनात। और पैसा भी किससे लेते थे, इनसे लेते थे। कि पैसा कहां से लेते थे, इनसे। तो इससे दो तीन काम हो जाता था, एक तो बंगाल जो है काफी सुरक्षित क्षेत्र बन जाता था, और इनके सेना के रख रखाव के लिए पैसे भी मिल जाते थे पड़ोसी राज्यों से। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या है, बंगाल विजय के बाद अवध को क्या किया गया, बफर स्टेट के रूप में तब्दील कर दिया गया, और पूरी सेना इनकी सीमाओं पर लाकर रख दी इन्होंने। ठीक, तो इसको कौन लेकर आते हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स। अब देखते हैं सहायक संधि। तो सहायक संधि के जो जनक हैं, सर्वप्रथम अगर पूछा जाए तो डुप्ले हैं, लेकिन इसका व्यापक प्रयोग जो है वेलेजली ने किया था। इस कारण अगर देखा जाए तो वेलेजली को ही क्या माना जाना चाहिए, सहायक संधि का जनक। सहायक संधि में काफी सारे पॉइंट होते हैं, ठीक है, काफी सारे पॉइंट है। मैं चाहूंगा आप उन पॉइंट्स को पढ़ो कि कैसे रहेगा। एक राज्य है मान लो ए, और यहाँ पर क्या है, ब्रिटिश। ये ब्रिटिश बोलेंगे क्या कि हम आपको क्या प्रोवाइड कराते हैं, सेना प्रोवाइड कराएंगे, इस सेना का खर्चा आपको देना होगा। आप किसी अन्य देसी राज्यों से क्या नहीं करोगे, बात नहीं करोगे, किसी अन्य यूरोपियों से बात नहीं करोगे। इसका मतलब यह है कि इसकी पूरी विदेश नीति किसके अधीन हो जाती, ब्रिटिश के अधीन हो जाती, और ब्रिटिशों का एक प्रतिनिधि इन्हीं के दरबार में बैठा होता। इस प्रकार की क्या है, संधि को सहायक संधि कहा गया है। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि कौन कौन से राज्यों ने क्या किया है, इस सहायक संधि को अपनाया है। तो सबसे पहला मेन है, सबसे पहला कौन सा है, हैदराबाद 1798। बाकी आप सीक्वेंस अच्छे से याद कर सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है। तो हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, फिर उसके बाद अवध, पेशवा, नागपुर, फिर आपका सिंधिया। तो एक बार ऐसा अच्छे से पढ़ लें, आपको याद हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्या, आपका वेबगत सिद्धांत, या इसको बोलते हैं क्या, शांतिपूर्ण विलय नीति या हड़प नीति।
और व्यवगत सिद्धांत, 3-4 नाम है, इंग्लिश में बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक, इस सिद्धांत के अनुसार क्या था कि अगर किसी भी राज्य के जो शासक है उनके रक्त संबंध में कोई उत्तराधिकारी उपस्थित नहीं है तो ये पूरा राज्य किनके अधीन हो जाएगा, अंग्रेजों के अधीन हो जाएगा। इसके लिए डलहौजी ने क्या किया था, भारतीय राज्यों को 3 भागों में विभाजित किया। अब 3 भाग वो मेंस में पढ़िएगा जाकर, वो 3 भाग कौन कौन से होते हैं। फिलहाल आपका जानना ये जरूरी था कि ये कितने भाग में बटे होते हैं। तो 3 भाग, इसमें आप याद रखिएगा। सबसे पहला राज्य आपको सतारा याद रखना है, सबसे पहला क्षेत्र कौन सा है, सतारा। ठीक, उसके बाद ये सीक्वेंस याद कर लिए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो पहला राज्य तो याद करके रखना ही है। ये 1848 में ही हड़प लिया जाएगा। और अंतिम सा राज्य कौन सा याद रखना, अवध, क्योंकि अवध कब होता है, 1856 में। लेकिन वो भी कैसे, हड़प नीति के तहत नहीं, गोद निषेध वाला नहीं, यहां पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर, कुप्रशासन का आरोप लगाकर क्या किया जाएगा, इसको हड़पा जाएगा। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण है। तो ये पूरा लिस्ट आप याद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो पहला और लास्ट वाला याद करके रखिए, क्योंकि यहाँ पर हड़प नीति के तहत नहीं, कुप्रशासन के तहत इसको क्या किया गया है, अपने कब्जे में लिया गया है। अब देखिएगा, आधुनिक उद्योग के बारे में पढ़ना था, तो आधुनिक उद्योग 1750 से ही भारत में क्या बनने लग जाते हैं, आधुनिक उद्योगों की स्थापना होनी शुरू हो जाती है। इसमें आपको याद रखना है 1854 में क्या होता है, बॉम्बे शिपिंग एंड वीविंग कंपनी की क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। किसके द्वारा, कावसजी डाबर के द्वारा। आगे चलकर पहला जूट जो है कारखाना 1855 में कहां खुलेगा, बंगाल में। फिर लौह उद्योग का अगला जो प्रयास था 1907 में जमशेदजी टाटा ने किया था। बस इतना ही ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि औद्योगिक बोला हुआ है तो ये जो टॉपिक है ना आपके मेंस में ज्यादा पूछा जाता है, प्री के हिसाब से ज्यादा नहीं है। अब एक है रेलों का विकास, तो रेल का विकास में अगर बात करें तो उसकी जो नींव है डलहौजी की कार में रखी गई। पहली बार रेल कब चला था, तो 16 अप्रैल 1853 में चला था। बंबई से थाने 34 किलोमीटर, 3 इंजन थे, जिसको सिंधु, साहिल और सुल्तान के नाम से जाना जाता है। और सबसे ज्यादा जो विकास हुआ है, विस्तार हुआ है, वो करजन के समय हुआ है। ठीक, तो इतना जो है आपको जानना जरूरी था। आज की इस वीडियो में जितना भी टॉपिक था उसको मैंने अच्छे से कवर कर दिया है। आशा करता हूँ आपकी तैयारी जो होगी बहुत अच्छे से चल रही होगी, और इस वीडियो के माध्यम से जो भी आपका रिवीजन करना होगा वो भी पूरा हो गया होगा। अगर कोई नया टॉपिक आपको दिखे, नया प्रश्न दिखे, न्यू इंपॉर्टेंट कुछ चीज दिखे, तो बिल्कुल आप उसे क्या करें, अपने कॉपी में नोट करते चलें। ठीक, तो इस प्रकार हमारा आधुनिक भारत की सीरीज का क्या है, दूसरा वीडियो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। और आज है कितना, 7 तारीख, अगला वीडियो आएगा 9 तारीख को। और 9 तारीख को जो वीडियो रहेगा उसमें आपको ये टॉपिक कवर करने, संवैधानिक विकास, सामाजिक सुधार आंदोलन, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ये स्पेशली मीन्स का टॉपिक है ना, ये पूरा सब टॉपिक वाइज है, टॉपिक हिसाब से ही क्या करना है, आपको रेडी करना है। तो आशा करता हूं इस वीडियो में भी आपको उतनी ही जानकारी मिली होगी जितना पिछले वीडियो में मिला होगा। ऐसे ही वीडियो के साथ हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।